इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है, वो समझने के लिए हमें ये बुक पढ़ना है। इसमें अपने मन की कसरत करनी है। हम कुछ नया कर रहे हैं, हर बार हम नया करते हैं। इस बार हमने विक्रम बेताल की स्टोरी जो सुनी है, लेकिन उसको नए अंदाज से लेना है। हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और तो बोलेंगे उसमें आगे आगे क्या होगा, उसमें कोई न्याय देना होगा। जैसे पापी कौन है, दोषी कौन है, तो कौन है वो हमारे हिसाब से देना है। और उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो इंसान ये कर सकता था। हमने गीता भी पढ़ी है, अपने हिसाब से हमको बताना है। आज तीसरा दिन है, तो हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं विक्रमादित्य की। तो जो फल टूटा तो उसमें से मणि निकला, तो अब आगे क्या होता है? जो साधु है वो हर बार उसको फल देता है। अभी आगे क्या होता है वो हम देखते हैं। हे महात्मन, आप कौन कौन है और प्रतिदिन यह फल मुझे क्यों दे रहे हैं? और वह मणि? राजा ने आश्चर्य से उस साधु से पूछा। महाराज, मेरा नाम शांतशील है और मैं इस वन में रहकर तपस्या करता हूँ। मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि राजा ज्योतिषी एवं वैज्ञ से जब भी मिले तो उपहार स्वरूप में उन्हें कुछ न कुछ अवश्य भेंट करे। आप इस नगरी के राजा हैं, अतः मैं आपको फल भेंट में देता हूँ और मेरे द्वारा भेंट दिए गए सभी फलों में यह मणि मौजूद है। विक्रमादित्य ने महल में आकर उन सभी फलों को मंगवा कर उन्हें कटवा कर देखा तो सभी फलों के अंदर अनमोल मणियां निकली। राजा को साधु की बात स्मरण हो आई कि राजा ज्योतिषी और वैद्य को मिलने पर सदा कुछ न कुछ उपहार अवश्य देना चाहिए। उसने विचार किया, साधु तो तभी किसी से मिलता है जब उससे कोई काम होता है, यानी कि उस साधु को अवश्य ही मुझसे कुछ न कुछ कार्य तो निश्चित है। अगले दिन सदैव की भांति जब वह साधु पुनः राज दरबार में आया और विक्रमादित्य को फल भेंट किया, तब राजा ने पूछा, महात्मन, यह तो निश्चित है कि तुम्हें अवश्य मुझसे ही कुछ न कुछ कार्य है, तभी तो तुम यह अनमोल उपहार मुझे प्रतिदिन देते हो। अतः निसंकोच होकर कहो कि तुम्हारी समस्या क्या है। यदि संभव हुआ तो मैं अवश्य ही तुम्हारी समस्याओं का हल करूंगा। जी महाराज। जी हाँ महाराज, आपने एकदम ही सही समझा। वास्तव में मैं अष्ट सिद्धि की प्राप्ति हेतु गोदावरी नदी के तट पर साधना तपस्या कर रहा हूँ। आप कृपया करके वहां आइए, तभी मैं आपको अपनी समस्या बताऊंगा। उस साधु ने उत्तर दिया। ठीक है, मैं कल प्रातः काल वहां पर आता हूँ, विक्रमादित्य ने उत्तर दिया। विक्रमादित्य के उत्तर से परिपूर्णतया संतुष्ट होकर साधु वापस चला गया। मैं अपने दिए हुए वचन के अनुसार यहाँ आ गया हूँ, अब बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? विक्रमादित्य ने उस साधु से पूछा। महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अष्ट सिद्धि प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहा हूँ। समस्या यह है कि मुझे अपनी इस साधना के लिए एक शव की आवश्यकता है और वह शव यहाँ से दक्षिण दिशा में स्थित एक स्मशान घाट में वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ है। आप ही उस शव को मेरे लिए ला सकते हैं, साधु ने कहा। बस इतनी सी बात, आज ही वह शव तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर विक्रमादित्य उस शव की तलाश में दक्षिण दिशा की ओर चल दिया। स्मशान घाट पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। रात के घने अंधेरे में स्मशान के घाट के वातावरण और भी अधिक भयानक बना दिए थे। विक्रमादित्य इन सब बातों से निडर उस वृक्ष को तलाशने लगा जिस पर वह सब उल्टा लटका हुआ था। आखिर विक्रमादित्य की तलाश पूरी हुई। उसे एक सूखे हुए वृक्ष पर उल्टा लटका हुआ शव मिल ही गया। जैसे ही विक्रमादित्य उस शव को उतारने के लिए उस वृक्ष के समीप पहुंचा तो वातावरण में विभिन्न प्रकार की भयानक आवाजें गूंजने लगी। पर साहसी विक्रमादित्य इन सब से कहा डरने वाला था। उसने तो जैसे ही उस सब को पकड़ने की कोशिश की, वह जोरदार अट्टहास्य के साथ नीचे जमीन पर आ गिरा और जब वह उसे उठाने लगा तो उठकर वापस उस वृक्ष पर लटक गया। इस बार विक्रमादित्य ने पूरी समझदारी से काम लिया। उसे मालूम हो गया था कि वह जैसे ही वृक्ष पर शव को उतारने के लिए ऊपर चढ़ेगा, शव नीचे गिरेगा।
अब की बार वह पूरी तैयारी के साथ वृक्ष पर चढ़ा। जैसे ही शव नीचे गिरा, विक्रमादित्य ने उस शव पर छलांग लगा दी और शव को अपने कब्जे में कर लिया। फिर शव को कंधे पर लाद कर साधु के पास ले जाने के लिए चल दिया। चलते चलते ही अचानक विक्रमादित्य के मन में विचार आया और उसने शव से पूछा कि तुम कौन हो और इस वृक्ष पर क्यों उल्टे लटके रहते हो। शव ने कहा, मैं बेताल हूँ और यह वृक्ष ही मेरा घर है, परंतु तुम कौन हो और मुझे कहाँ ले जा रहे हो। राजा ने कहा, मैं धारा नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ और तुम्हें एक साधु की साधना पूर्ति के लिए उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ। बेताल को कंधे पर लादे विक्रमादित्य चुपचाप चल रहा था और कुछ दूर चलने के पश्चात उस भयानक सन्नाटे को तोड़ते हुए बेताल ने कहा, विक्रम, घनी अंधेरी रात है, रास्ता भी लंबा है, अतः मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी समय भी व्यतीत हो जाएगा और रास्ते की थकान भी महसूस नहीं होगी। पर ध्यान रहे, तुमने सिर्फ कथा सुननी है, बोलना कुछ भी नहीं है। यदि तुम कुछ भी नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हारा बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और वापस उसी वृक्ष पर लटक जाऊंगा। एक बार और भी ध्यान रखना कि सही उत्तर जानती ही हुए भी यदि तुमने उत्तर न दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। विक्रमादित्य यह बात मान गया और बेताल उसे सुनने लगा। अब उसमें समस्या क्या है कि कुछ बोलना नहीं है। यदि तुम इसका उत्तर जानते हो जो कहानी सुनाऊं और तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर चूर चूर हो जाएगा। अभी क्या है, एक कैसी दुविधा है कि बोले कि नहीं बोले। कभी कभी हमारे पास भी होता है कि हम बोले कि नहीं बोले, बोलने में भी तकलीफ है, नहीं बोलने में भी तकलीफ है, तो क्या करें। तो इस समस्या का हल इस कहानी को सुनेंगे तो शायद हमें मिलेगा। तो पहली कहानी है, वास्तव में दोषी कौन है। वो कहानी स्टार्ट होती है, एक समय की बात है, उस समय काशी नगरी में प्रताप मुकुट नामक राजा राज्य किया करता था। उसके महल में उसकी रानी महादेवी और पुत्र ब्रज मुकुट रहा करते थे। राजकुमार ब्रज मुकुट को शिकार खेलने का बहुत ही शौक था। एक दिन राजकुमार नगर दीवान के पुत्र के साथ शिकार खेलने वन में गया हुआ था। शिकार खेलते खेलते राजकुमार को पता ही नहीं चला कि कब वह दीवान के पुत्र से बिछुड़ गया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां उसे एक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब देखने में बहुत ही सुंदर था। विभिन्न प्रकार के पक्षी वहां चहक रहे थे। राजकुमार को बहुत जोरों की प्यास सता रही थी। उसने घोड़े से उतरकर तालाब से पानी पिया और तालाब के किनारे कुछ देर बैठकर थकान मिटाई। पास ही उसे एक मंदिर दिखाई पड़ा। उसने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। जब कुछ और समय बीता तो राजकुमार ने सोचा, अब यहाँ से वापस चलना चाहिए। वह अपने घोड़े की तरह चल दिया। तभी उसे पास में कुछ स्त्रियों के बोलने की आवाज सुनाई दी, तो वह तुरंत ही एक वृक्ष की ओट में छिप गया और देखने लगा। उस तालाब में किसी नगरी की राजकुमारी अपनी दासियों के साथ उस समय जल क्रीड़ा करने के लिए आई थी। राजकुमार ब्रज मुकुट की दृष्टि उस राजकुमारी पर पड़ती है। वह उसे पहली दृष्टि में भा गई। काफी देर तक वह राजकुमारी को एक टक देखता रहा। जब उससे न रहा गया तो वो राजकुमारी के पास पहुंच गया। एक अनजान पुरुष को अपने पास आया देखकर जिसे जहाँ जगह मिली वहां छुप गई। राजकुमारी के एकदम समीप पहुंच गया। राजकुमारी भी अपने समीप एक सुंदर युवक को देखकर आश्चर्यचकित थी। वह अनजान युवक उसे भी पसंद आ गया। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक यूं ही निहारते रहे। राजकुमारी को फिर न जाने क्या सूझा कि उसने अपने सिर में लगा फूल पहले कान पर लगाया, उसके बाद दांतों से काट कर नीचे फेंक दिया और पैरों से दबाकर उसे पुनः उठाकर सीने से लगा लिया। इसके तुरंत बाद वह अपनी दासियों के साथ लौट गई। राजकुमार को यह कुछ भी समझ में न आया। वह तो बस राजकुमारी के ख्यालों में ही खोया हुआ उस रास्ते को एक टक देखता रहा जिससे राजकुमारी वापस गई थी। कुछ क्षण पश्चात जब राजकुमार की तंद्रा टूटी तो उसे अपने आप पर बहुत निराशा हुई कि उसने बहुत ही कीमती समय यूं ही गवा दिया और उस सुंदर कन्या के बारे में कुछ भी न जाना न पाया।
मन मारकर राजकुमार वापस अपनी नगरी की ओर चल दिया। उसने महल में लौटकर अपने पर राजकुमार को खोया खोया सा रहने लगा। उसकी इस दशा को देखकर उसका मित्र दीवान पुत्र तुरंत ही समझ गया कि राजकुमार को किसी से प्रेम हो गया है। दीवान पुत्र ने राजकुमार से जब उसकी इस दशा के बारे में पूछा तो राजकुमार ने अपने मित्र को सब कुछ बता दिया, स्पष्ट बता दिया। मित्र, ब्रज मुकुट वास्तव में उसने तुम्हारे सामने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है और सब कुछ संकेत में समझा दिया। दीवान पुत्र ने कहा, वह कैसे? ब्रज मुकुट ने आश्चर्य से भरकर पूछा। देखो मित्र, उसने फूल को बालों से निकालकर अपने कानों से लगाया, यानी कि वह कर्नाटक की राजकुमारी है। फूल को दांत से काटने का यह अर्थ है कि वह राजा वक्रदंत की पुत्री है, और फूल को काट कर पैर के नीचे दबाकर उसने अपना नाम पद्मावती बताया। फूल को अपने हृदय से लगाने का अर्थ यह है कि वह तुम्हें प्रेम करती है और उसने तुम्हें अपने हृदय में बसा लिया है। अच्छा, राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपने मित्र को से कहा कि वह उससे मिलने को बेचैन हो रहा है। उसके मित्र ने राजकुमार पद्मावती से मिलने का वचन दिया। હવે अगले दिन वे दोनों राजकुमारी से मिलने कर्नाटक चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा पूर्ण करके बाद वो दोनों कर्नाटक राज्य में पहुंच गए। उन्हें यह तो पता था कि पद्मावती कर्नाटक की राजकुमारी है, परंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उससे किस तरह से मिला जाए। अब आगे क्या होता है वो कल हम देखेंगे, बराबर है। तो यहाँ अपना खत्म होता है तीसरा दिन। तो अभी सोचेंगे कि हमें इसमें से क्या सीख मिलती है। कुछ कुछ तो होता मन में होता होगा, वो हमें लिखना है। हमें हमारी स्फूर्णा लिखते रहना है। बस आज का यही खत्म करते हैं। हमें ये कहानी सिर्फ सुननी नहीं है, अपना मत लिखना है। कोई भी अपना मत लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसा कोई ये करता तो उसका यह परिणाम होता, तो ये सिचुएशन खड़ी ही नहीं होती, ऐसा भी हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं। हमें सिर्फ मन की कसरत पे ध्यान देना है।